गुड मॉर्निंग। रूबी कुमारी, रीता कुमारी, ज्ञानी कुमारी, सीटेट का जानवी कुमार। तो उसको लेकर के हम तुम लोग में कुछ चीज को जोड़ा है। अरे प्रिया राज, ज्ञानवी कुमारी, रीता कुमारी, रूबी कुमारी सब लोग जुड़ चुकी हो, बाकी लोग आएंगे। हमारा NEP 2020 आया है जो 29 जुलाई 2020 को संसद से पारित किया गया और उसके बाद उसको लागू करने की बात कई अलग अलग फेज में नेक्स्ट ईयर यानी 21 का जो सेशन आएगा उसमें लागू कर दिया जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए सिलेबस रेडी होगा और उसको 2025 तक रेडी किया जाएगा। कुछ ऐसी चीजें इस तरीके से होते होते एक्सटेंशन होगा 2035 तक में पूरी तरह से इसको लागू करने का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। जैसा कि अभी तक हम लोगों को जानकारी है, उन डॉक्यूमेंट्स के बिना पर जो डॉक्यूमेंट संसद से पारित हुआ या फिर उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो मीडिया में आया, P2020 जो अभी आया है 4 साल का गहन अध्ययन करने के बाद आया है, जैसा कि गवर्नमेंट आज बता रही है और मीडिया चैनलों के ऊपर वो चीज आई है। तो उसके बिना पे अगर कम से कम 4 साल लोगों का व्यू लेकर के और पूरे संसद के पटल पर 34 सालों के बाद कोई बड़ा सा विजनरी प्लान आता है तो उसको 1 घंटे में डिस्कस कर लेना किसी के पास की चीज नहीं है कि अगर 1 घंटे का ही क्लास होता है तो डिस्कस तो 1 घंटे में ही होना है। तो कहना यही है कि उसको हम पूरे सेगमेंट के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। एक सीरीज होगा, एक पैटर्न होगा, अलग अलग हिस्सों में उसको बांट के देखा जाएगा, अलग अलग सेक्शन में बांटा जाएगा, तब जाके अभी जो बात कर रहे हैं पहले थोड़ा सा उसका एक हेडिंग के तौर पर मुख्य जो बिंदु है उसके तौर पे NEP 2020 की बात रख करके फिर उसके कंसर्निंग पॉइंट का एक हिस्सा उठाएंगे, स्पेशली लैंग्वेज का हिस्सा उठाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज हर स्टूडेंट को जो BEd का है उसके लिए मस्ट है, उसको लेना ही है। लैंग्वेज पोर्शन से क्वेश्चन भी आएगा, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो बीटेट हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो UGC नेट हो, हर जगह आएगा। तो उसका एक स्पेशल सेगमेंट हम लैंग्वेज से ले लेंगे। उसके बारे में कुछ हिंदी क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उर्दू में इसको बोला जाता है कौमी तालीमी पॉलिसी 2020। ये 3 तरह से इसका नाम बता दिए। ये जो पॉलिसी अभी आई है इट इज ए एक्सटेंशन पार्ट ऑफ द प्रीवियस पॉलिसी। अब तुमको कहीं छोटे मोटे एग्जाम्पल में ले लो, कोई घर में काम हम कर रहे हैं, उस काम को करने का तरीका अलग अलग आदमी के लिए अलग तरीके से हो सकता है, काम वही करना है तो उसको अमेंडमेंट नहीं बोलेंगे, उसको मेथड बोल सकते हैं, तरीका बोला जा सकता है। किसी एक चीज को पढ़ाने के लिए हम बोर्ड का यूज कर लें, बिना बोर्ड के भी पढ़ा दें, वो मेरा पैटर्न हो सकता है। चीज नहीं बदल जाएगी, सिस्टम नहीं बदल जाएगा। तो जो छोटा मोटा बदलाव होता है जिसके लिए पॉइंट आउट को चेंज नहीं करना पड़े, उसके बेसिक पॉइंट को नहीं बदलना पड़े, वो अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं है। अमेंडमेंट का हिस्सा वो है जहां पे उसको एकदम रूट कॉज से हटा देंगे, हम एकदम से हटा देंगे वहां से, एक नया फाउंडेड चीज वहां पे जोड़ दिया जाएगा। इन डीड ऑफ डेट, उसके बदले में वो चीज आ जाएगी। डेट हैव टेक प्लेस, नेम ऑफ द अमेंडमेंट, उसको हम नाम देंगे संशोधन का। पहले इस बात को समझ लो। और ऐसा संशोधन किसी भी बड़े बिल के साथ होता है, बार बार होता है अगर बहुत बड़ा बिल है तो। जैसा कि बताया जा रहा है कि 34 years later दिस पॉलिसी हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस। जैसा कि कहा जा रहा है कि 34 वर्षों के बाद ये पॉलिसी आज वजूद में आई है, बनाई गई है, तैयार की गई है। तो 34 साल के बाद अगर तैयार किया गया है तो जाहिर सी बात है बड़े बदलाव के साथ अध्ययन के बाद आया है। दूसरी चीज कि ये जो पॉलिसी आई है 34 साल के बाद आई है। तीसरी चीज, ये जो पॉलिसी आई है ये तीसरी पॉलिसी है, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी आई है राष्ट्रीय स्तर पर। इसके पहले भी 2 पॉलिसी और आई, अपने टाइम तक वो चली, ठीक है। इवन अभी तक वही फॉर्म है, लागू जब ये हो जाएगी वो हट जाएगी, ये मामला है। पहली जब पॉलिसी आई वो 1968 में आई। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी, उसके रीजन में आई, वो पॉलिसी चली। दूसरी जब पॉलिसी आई 1986 में आई, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके टाइम में आई।
उसके बाद अमेंडमेंट उसमें 1992 में आया। उसके बाद ये पॉलिसी चली, आज तक चली। 2020 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई पॉलिसी आई, वो पॉलिसी 34 सालों के बाद आई। ये पॉलिसी अब तक की सबसे बड़ी पॉलिसी के तौर पे देखा जा रहा है, या ये कह सकते हैं सबसे बड़े बदलाव के तौर पर। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पर लोगों की अपनी अपनी रुझान है, अपने अपने सोच है। कई बिंदुओं को बहुत अच्छा माना है किसी ने, और कई बिंदुओं को इस पॉलिसी की खामी के तौर पे, कमी के तौर पे बताया है। वो उनकी अपनी सोच होगी, जाहिर सी बात है हम भी बोलेंगे तो मेरा अपना व्यू होगा, उसके हिसाब से बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविकता से मिला के बोलना होगा। यानी जो चीज ऑलरेडी हमारे पास चल रहा है उससे मिला के बोलेंगे। तो उस पे आ रहे हैं हम। हमारी जो पॉलिसी अभी आई है, इस पॉलिसी के अंदर जो मेन बात कही गई है, सबसे पहला जो सबसे बड़ी बात है जिसको बार बार कहा जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है, हेडलाइन के तौर पे भी आ रहा है, कि पहले वाली पॉलिसी 10+2 पर आधारित थी, मतलब 12 वर्षों पर आधारित। 10+2 का मतलब सीधे अर्थ में 12 होता है, तो 12 वर्षों पर आधारित थी। अभी वाली जो पॉलिसी है वो 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। इसका मतलब अभी वाली पॉलिसी 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15 यानी 15 वर्षों पर आधारित पॉलिसी अभी वाली है। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ। पहले वाली पॉलिसी 10+2 स्ट्रक्चर पर बेस्ड थी, अभी वाली पॉलिसी 5+3+3+4 पैटर्न पर आधारित है। ये समानता के आधार पर इसलिए बोल रहे हैं कि पहले या अभी तक जो चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, तो आंगनबाड़ी केंद्र हर जगह है, और उस आंगनबाड़ी केंद्र का मतलब 0 to 3 ईयर्स के बच्चों को उसमें इंक्लूड किया गया है। अगर उसका 0 to 3 ईयर्स यहाँ उठा के ले आते हैं और +10+2 जोड़ते हैं, तो फिर हो जाएगा 3 + 10+2 = अगेन 15। और अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो 5+3+3+4 = 15। तो एक स्कूल में ही सारी चीज पाएंगे, आंगनबाड़ी भी शिफ्टिंग वही हो जाएगा। आंगनबाड़ी वाले स्टाफ के साथ क्या होगा वो तो नहीं कह सकते हम, वो तो सरकार जाने, लेकिन आंगनबाड़ी का कंसेप्ट हट जाएगा वहां से, वो प्ले स्कूल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और उसका नाम दिया गया खेल खेल में पढ़ाना, खेल खेल के सिखाना, जिसको हम आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्कूल, प्ले स्कूल। तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं समानता वाला पहलू ये है, इसको भी कहा गया है कि स्ट्रीम हट गया है, धारा हट गई है, स्ट्रीम यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का झंझट हट गया है। अब हर बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी विषय पढ़ लेगा। इसका भी प्लस भी है इम्पैक्ट, निगेटिव भी इम्पैक्ट है। कैसे है वो डिस्कस करते हैं। स्ट्रीम हट गया है, सही है, स्ट्रीम हट जाना अच्छी बात है, मेरे हिसाब से भी ये चीज अच्छी है। क्योंकि अगर हम साइंस ले रहे थे तो हमको क्या था कि पूरा सेट ऑफ सब्जेक्ट मिला, कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है तो उसमें साइंस वाले की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है उसके साथ एक्स्ट्रा मैथ लेना चाहे तो ले सकता है। दूसरे तरफ दूसरा बच्चा भी साइंस लिया है लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है, तो उसको ये ऑप्शन नहीं था कि वो बायोलॉजी एक्स्ट्रा में रख सकता है। था ऐसा पहले? नहीं था। कहने का मतलब कि सेट ऑफ सब्जेक्ट डिसाइडेड है, और अगर ये सेट चुना है तो ये मिलेगा। मतलब ठीक उस पैटर्न पे हम अगर एजुकेशन से हटा के दूसरा उदाहरण दे तो समझ लो एक तरह से जैसे मॉल में जाते हैं और लिखा रहता है बाय 1 गेट 1 फ्री, शर्त होता है कि एक खरीदो एक फ्री पाओ। तो ये नहीं कि कोई भी एक खरीद लो कोई भी दूसरा पा लो, नहीं, इसमें क्या एक खरीदो तो इसमें क्या एक पाओ। तो अभी जो हमारी पॉलिसी का हिस्सा था, स्ट्रीम के बाद भी अगर साइंस लिया, आईएससी लिया, तो अगर बायोलॉजी लिया है तब तो एक्स्ट्रा मैथ का पॉसिबिलिटी बन रहा था, लेकिन मैथ अगर ले लिया है तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लेने का ऑप्शन मेरे पास नहीं था। इसी तरीके से अगर कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स का कई सब्जेक्ट है, उसमें इकोनॉमिक्स भी आता है। इसी तरीके से कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, आईए ले रहा है, उसको भी बहुत सारे सब्जेक्ट लेने हैं, उसमें इकोनॉमिक्स भी है। वो अपनी मर्जी से कई सब्जेक्ट में से कुछ एक सब्जेक्ट को चुन लेता था। ऐसा नहीं था कि वहां चुनने की आजादी नहीं है, चुनने की आजादी वहां भी थी, है ना, लेकिन अपने सेट के अंदर रह करके। सेट से बाहर इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वहां आपको
इस तरह का ऑप्शन है कि अगर कोई बच्चा, दो तरह का ऑप्शन, उसमें इससे भर के ऑप्शन ये भी है, इससे भर के भी ऑप्शन है उसमें। एक ऑप्शन तो ये कि आप अपना सब्जेक्ट चुन लीजिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन वहां पर ये दिया गया है, उसमें सब्जेक्ट कोड चुनना होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट कोड चुनिए, बस उसका मार्किंग उतने का हो। आप अगर भले बोले कि हम आईएससी किए हैं, हम आईए किए हैं, नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए, ओनली फॉर टेकिंग द नॉलेज, गेन द नॉलेज, आप ऐसा काम कर सकते हैं। एनआईओएस का पोर्टल खोलिएगा, आज सब लोग बोल रहे हैं, आप लोग को चेक कीजिएगा, सब कुछ भरिएगा, सब कुछ आपको जो जैसे भरना है। वहां पे कहीं पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है स्ट्रीम करके नहीं मिलेगा। ऊपर जो आएगा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी आएगा, उसके अंदर जाइएगा, सब्जेक्ट चूज करने के लिए ऑप्शंस आएगा। आप जो सब्जेक्ट चूज कीजिए वो देता है मौका। उसके पीछे का कंसेप्ट उसका ये है, आप टोटल सब्जेक्ट उतना ही चुनेंगे जितना आपको लेना है, तो वहां चुनने का मौका है। प्लस एक और चीज वहां था कि अगर कोई बिहार बोर्ड का बच्चा फेल हो गया है एग्जाम में, एक पेपर में फेल है और बाकी एक पेपर में कम नंबर है, तो उस बच्चे को एनआईओएस और बी बोस, बिहार ओपन स्कूलिंग बोर्ड जो है वो भी ये ऑप्शन देता है कि वो अपना फेल रिजल्ट जमा कर दे और एग्जाम में अपेयर हो। जिस एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसी का एग्जाम दे, और जिस बाकी किसी भी दो सब्जेक्ट में जिसको लगता है कि उसका नंबर कम है उसका भी वो एग्जाम दे। एग्जाम 3 ही पेपर का दे वो, और जो रिजल्ट मिलेगा फेल वाले रिजल्ट में जो 2 सब्जेक्ट का अच्छा नंबर है वो मिल जाएगा उसको, और बाकी यहाँ जो 3 पेपर में नंबर आया है, जिसमें फेल था वो पास कर गया है, जिसमें कम था उसमें ज्यादा ले आया है, वो नंबर जुड़ करके उसको फ्रेश रिजल्ट मिल जाएगा। कहीं पर भी ये नहीं लिखा मिलेगा उसको कि ये बच्चा फेल था, एकदम फ्रेश रिजल्ट एनआईओएस अपने बोर्ड का उसको दे देगा और उसके बिहार बोर्ड का फेल रिजल्ट खुद रख लेगा। ये जो सिस्टम था, इसका टर्म का नाम है वहां पर टीओसी, टी फॉर ट्रांसफर, ओ फॉर ऑफ, सी फॉर क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ये उसका नाम है वहां पर। और सेम यही पैटर्न हायर एजुकेशन में +2 के बाद, 10 के बाद, 10+2 के बाद इग्नो में जब जाते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वहां पर ढेरों कोर्स हैं और हर कोर्स के साथ ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको नंबर ऑफ क्रेडिट पूरा करना है उस एक कोर्स को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा है और मैथ से कर रहा है, तो बीएससी मैथ से करने के लिए या बीएससी बायोलॉजी से करने के लिए, बीएससी किसी भी एक सब्जेक्ट से करने के लिए, केमिस्ट्री से करने के लिए, हिस्ट्री से करने के लिए, जिससे करे वो करने के लिए टोटल 96 96 क्रेडिट का एग्जाम पास करना है। ये पहली शर्त है, उसमें वो करेगा। साथ में शर्त है कि वो 96 को 3 हिस्से में बांटा हुआ है, वही 3 हिस्सा जो आज नई पॉलिसी में तीनों नाम आया है। पहला हिस्सा फाउंडेशन कोर्स, दूसरा हिस्सा इलेक्टिव कोर्स और तीसरा हिस्सा कोर कोर्स, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स वो कोर्स है जिसको अगर कोई बीएससी लिया है तो भी पढ़ेगा, बीकॉम लिया है तब भी पढ़ेगा, बीए लिया है तो भी पढ़ेगा, अगर बीसीए लिया है तो भी पढ़ेगा, बीबीए लिया है तो भी पढ़ेगा। ये सबको पढ़ना पड़ेगा, बीबीए वाले को, बीसीए वाले को, बीएससी बीकॉम वाले को, बीएससी वाले को भी, सबको पढ़ना पड़ेगा फाउंडेशन कोर्स। और ये फाउंडेशन कोर्स कितना हिस्सा होगा? 24 क्रेडिट होगा। हम कंफर्म है, देख के बता रहे हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। किसका बोल रहे हैं? इग्नो का। 24 कितने का हो गया? 24 का मतलब हो गया 96 का 24 कितना भाग हुआ बताइए? 25%, 1/4 सही बोल रहे हो प्रिया राज। ये आपका हो गया टोटल कितना परसेंट? 25%। हर बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी सब करने वाला जो पेपर होगा, कोई भी स्टूडेंट होगा, उसको 25% फाउंडेशन कोर्स लेना ही है। अब आते हैं इलेक्टिव कोर्स। ये सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइडेड है, इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा है, किसमें प्रैक्टिकल कम। जैसे मैथ वाले का एग्जांपल लिया, तो मैथ वाले के लिए शर्त है कि 40 यानी 40, 96 में से 40 हिस्सा
उसका इलेक्टिव कोर्स होगा। अगर बायोलॉजी वाला है तो मैथ वाले को प्रैक्टिकल उतना नहीं होता है। बायोलॉजी वाला हो, बॉटनी वाला हो, जूलॉजी वाला हो, जो भी हो, फिजिक्स वाला हो तब भी, केमिस्ट्री वाला हो तब भी, इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। इसीलिए इनको 48 96 में 48 जो कि टोटल का 50% हो गया, उतना उसको इलेक्टिव कोर्स चुनना पड़ेगा। और ये इलेक्टिव कोर्स उसका अपना ही होगा, दूसरा नहीं ले सकता है। वो अपने में ही लेगा, वो चाहे जो करे। ये यहाँ भी है। यहाँ पर फिर से घूम करके हम चले आए ऑफ ब्लॉक। अपने ब्लॉक से बाहर नहीं जाएंगे हम। किसमें? इलेक्टिव कोर्स के अंदर। क्योंकि आपका मेन पेपर क्या है वो कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए इलेक्टिव कोर्स है। इलेक्टिव इलेक्टिव का कई वर्ड है। अंग्रेजी को अगर हम तोड़ के देखें अगर, तो इलेक्टिव का मतलब चुनना भी होता है और इलेक्शन भी होता है, इलेक्ट भी होता है, मतलब चुनना है। लेकिन कहाँ से चुनना है? वहीं से। अगर मान के चलो हम दरभंगा के एक वोटर हैं, तो हमको वोट देने में अपनी आजादी है, लेकिन क्या मधुबनी वाले कैंडिडेट को, समस्तीपुर वाले को चुनना होगा? तो ये इलेक्टिव है। और ऐसा ही चीज बायोलॉजी, ऐसा ही चीज बॉटनी, ऐसा ही चीज जूलॉजी, ऐसा ही फिजिक्स, ऐसा ही केमिस्ट्री, सबके साथ रखा गया है। तो दो हिस्सा हो गया। अगर हम इसको बात करें तो 50%, अगर मान के चलो बॉटनी जूलॉजी की बात किया हम, तो 50% आपका 96 के 48 कितना हुआ? 50% हुआ ना। ये आपको उसी में से चुनना है और 25% फाउंडेशन से चुनना है। अब बच जाता है 50% प्लस 25% को घटा दो 100 में से, कितना हो गया? 25%। तो ये जो 25% बच रहा है, ये कौन सा कोर्स होगा? ये कोर्स है कोर, CORE, कोर। ठीक है, ये अभी वाले पॉलिसी में भी किया गया है। तो ये कोर कोर्स जो है, ये कोर कोर्स क्या होता है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कोर क्या है। कोर क्या है, एक एग्जांपल देते हैं। इससे हटा के कोर को समझाने के लिए कोर्स से बाहर जा रहे हैं हम। अगर नहीं समझना है तो बोलना। कोर का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास ATM है, और ATM किसका है? पंजाब नेशनल बैंक का। हमको पैसा निकालना है, स्टेट बैंक के ATM से पैसा निकाल सकते हैं हम? बताओ। निकाल सकते हैं ना। अगर वहां पर इलाहाबाद बैंक का ATM है तो निकाल सकते हैं, सबसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब काम कर सकते हैं पैसा निकालने तक। अगर हम चाहेंगे अपना पासबुक पंजाब नेशनल बैंक का है, इलाहाबाद बैंक में जाके कहेंगे अपडेट कर दीजिए, तो अपडेट नहीं करेगा। कर देगा अपडेट? नहीं करेगा वो। इसका मतलब कोर का मतलब लिमिटेड है, पूरा फाइनल नहीं है। तो कोर में आजादी है। आपको आजादी कितनी है? एक बैंक का ATM रख के सारे बैंक के ATM से पैसा निकाल लो, ये आजादी तो है, ताकि आपका काम नहीं रुके। तो इसी तरीके से कोर कोर्स जो जोड़ा गया है, ये इंटरनेट से लिंक्ड होता है, जिसकी वजह से ATM आपका काम करता है। लेकिन ऑफलाइन मोड से जुड़ा हुआ ये नहीं होता है, वहां से ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से कोर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? काम तो कर रहा है ना, तुम्हारा एक ATM दूसरे ATM से पैसा निकाल के दे रहा है ना, तो काम तो कर ही रहा है। नहीं नहीं, ATM के अर्थ में कोड नहीं है। अगर ATM के अर्थ में कोड होता तो एजुकेशन पॉलिसी में कोड क्यों लाते हैं हम, कोई भी पॉलिसी मेकर? कोड का मतलब ये है कि जो एकदम बेसिक नीड है, जिससे एकदम, जैसे हमारे लिए हवा, पानी और खाना सब जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हवा है। तो जो सबसे बेसिक नीड है, जिससे काम नहीं चलेगा छोड़ने पर, वो चीज को कोड के अंदर रखा गया है। तो इसीलिए कोर्स के अंदर आजादी दी गई है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए आपसे सब्जेक्ट से जुड़ करके, आपके सब्जेक्ट से जुड़ करके कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसका स्कोप आप देख पा रहे हैं, तो आप उसको ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑप्शन आपको दे दिया गया। ठीक है, वहां पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे अब तुम बीएड में देख लो, बीएड में सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में, दोनों ही में आप सभी बच्चों का जो मेन सब्जेक्ट है, यानी कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6, यहां तक कॉमन है।
EPC1, EPC2, EPC3 भी कॉमन है, लेकिन कोर्स 7A बदल गया। 7A सबका बदल रहा है अपने अपने हिसाब से। सेकेंड ईयर में जाते हैं तो ऐसा 2 जगह मिलेगा। कोर्स 11 ऑप्शनल कोर्स है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। कोई हेल्थ एंड सेफ्टी ले लिया, कोई फिजिकल एजुकेशन ले लिया, कोई इन्वायरमेंटल साइंस ले लिया, ये आज़ादी है आपको। लेकिन आप 11 के अंदर जो सेट दिया हुआ है उसी में से कोई लीजिए। बहुत सारा है, IJKL तक दिया हुआ है, कोई एक लेना है। तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट टकराता है, आप ले लीजिए। ये अलग बात है, डिपेंड करता है कॉलेज के पास उसका टीचर हो, कॉलेज दे कॉलेज नहीं दे, ये आपका कॉलेज का मामला है। लेकिन सिलेबस आपको परमिशन देता है कि आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर लो। दिस इज द राइट दैट यू हैव बाय द गिवन सिलेबस, है ना, इन योर कोर्स 11, ठीक है, वहां चूज करने का राइट है। ऐसा ही 7B के साथ भी है, जो आपका मेथड पेपर है। तो दोनों 7A और 7B जो है उसमें कई ऑप्शन है, उसमें आपको एक ही एक लेना है दोनों साल। ये आपकी मर्जी पर है, आपको मर्जी पर नहीं मेरा सब्जेक्ट होगा तभी लेंगे, एकदम जरूरी भी नहीं है। अगर मान के चले BA वाला वो ऐसा कह सकता है, BSc वाला वो ऐसा कह सकता है, BCom वाला ऐसा नहीं कह सकता है। तो BCom वाले के लिए भी ऑप्शन है, उसमें से कोई एक चूज कर ले, आप ले सकते हैं। आप सब्जेक्ट से ही लीजिए, अच्छा है। आप सब्जेक्ट से हट के भी कोई भी एक उसमें से ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर आप टीचर जो बनेंगे स्कूल में उसी एक सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, बिकॉज उसमें आपको 7A और 7B जब पढ़िएगा, सिलेबस का हिस्सा है। आपके B.Ed की बात कर रहे हैं, उसमें से बोल रहे हैं 7A 7B में उसमें लिखा हुआ है स्कूल सब्जेक्ट, ठीक है, वो आपके स्कूल सब्जेक्ट में से कोई होगा, जो स्कूल में चलता है उसी में से कोई होगा। अब अगर बिहार में पढ़ने वाला बंगला ले लेगा उसमें से, तो बंगला यहाँ कोई स्कूल में चलता ही नहीं है, क्या फायदा। आप ले भी लीजिएगा तो नुकसान आपका है, क्या सिलेक्शन आपके किसी स्कूल में नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बिहार के स्कूल में बांग्ला सब्जेक्ट का टीचर की बहाली होगी ही नहीं, तो लेके क्या करोगे। तो वो आपको मोर कंफर्टेबल, मोर ऑप्शनल, मोर जो भी कहिए आपको ऑप्शन दिया गया है ताकि आपको बेनिफिट मिल सके, उसके हिसाब से ये आपका सिलेक्शन है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट के अंदर ऐसा सब्जेक्ट को रखा गया है, नाम लिया फाउंडेशन, कोर और इलेक्टिव। ये तीनों ही चीज अभी तक डिस्टेंस एजुकेशन में अलग अलग है, और उसी हिसाब से कोर्सेज होते हैं, BSc BCom जो भी करना हो सब में। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया कि रेगुलर कोर्स के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन का ये पार्ट उठा के दिया गया है, मदर लैंग्वेज पढ़ने का। वो आज भी है, गुजरात के अंदर जो स्कूल है सरकारी, वहाँ गुजराती में पढ़ाई जाती है, गुजराती वहाँ है, लोग पढ़ते हैं गुजराती में। और हमारे यहाँ हिंदी में लोग पढ़ते हैं, हम गुजराती में क्यों पढ़ेंगे, हमको गुजराती आती ही नहीं है। तो अगर हम सरकारी स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं तो हम गुजराती खुद ही नहीं पढ़ेंगे। कोई बंगाल में रहता है तो वो बंगाल वाला कभी हिंदी नहीं पढ़ने जाएगा, बंगाली ही पढ़ेगा, है ना। तमिल में रहने वाला तमिल पढ़ेगा। तो इस तरीके से हर जगह रीजनल लैंग्वेज में लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहा है। ये चीज इंडिकेट करके जो बोला गया है कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं होगा, ऐसा आज भी नहीं है। जो आज के इसमें कहा गया नहीं होगा, वो ऑलरेडी नहीं है, चेक आउट करके देख लेना। बाकी हम डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे। हाँ, ये चीज है कि मदर एक नेगेटिव भी इसका है, अंग्रेजी एक सब्जेक्ट वहां पर है आज के डेट में भी 1 to 5 के अंदर, आप लीजिए, आप पढ़िए। तो बच्चा सब्जेक्ट के तौर पे थोड़ा डर महसूस करके कुछ पढ़ लेता है, कुछ ना कुछ। इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल देंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे इसको। हमारे यहाँ जो मैट्रिक बच्चा पढ़ के निकलता है बिहार बोर्ड से, उसके अंग्रेजी की जो हालत है किसी से छिपा नहीं है। अंग्रेजी में उसका कमांड नहीं है, बाकी मैथ अच्छा होगा, साइंस अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। वजह क्या है, क्योंकि अंग्रेजी कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। वो अपेयर हो जाए, पास फेल होना गारंटी नहीं है, वो बस पास तो करेगा ही करेगा, खाली अपेयर हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये अच्छी चीज नहीं है, उस हिसाब से हम इसको देखें तो। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर वो एक बाध्यता है तो शायद अच्छी है। इसके अलावा बात कर लो, अभी वाले सिलेबस में कहा गया है कि जब बच्चा 6ठी कक्षा में जाएगा, 6th क्लास में जाएगा, ठीक है, तो 6th क्लास में जाने के बाद उसको मिलेगा जाने का मौका इसमें इंटर्नशिप में। जो आप लोग B.Ed में जाते हैं इंटर्नशिप में, जब वो इंटर्नशिप में जाएगा तो बाहर के स्कूल्स होंगे, बाहर के स्कॉलर्स आएंगे, वो उसको चीज़ों को बताएंगे, तो बच्चे का ना डेवलपमेंट होगा। वेरी रेयर क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर सोच के देखो तो मेरे हिसाब से है
कि अगर एक बच्चे को बचपन से उसकी मातृभाषा में पढ़ने दिया पूरी तरह से, अंग्रेजी से कोई सरोकार नहीं रखने दिया, चूंकि मर्जी है उसकी अंग्रेजी हम नहीं पढ़े, अभी मर्जी नहीं है, अभी मातृभाषा में पढ़ता है वो, अंग्रेजी भी पढ़ता है वो, दोनों पढ़ता है, लेकिन तब क्या हो जाएगा कि अंग्रेजी उसको नहीं पढ़ने का पूरा मौका दिया, मातृभाषा पढ़ने का पूरा मौका दिया, तो हो सकता है मातृभाषा में बाकी सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छे से पढ़ ले। तो आज की डेट में भी अगर हम मातृभाषा में देखें तो साइंस हिंदी में पढ़ता है बच्चा, प्राइमरी स्कूल का बच्चा साइंस हिंदी में ही पढ़ता है, मैथ हिंदी में, गणित पढ़ता है वो, मैथ नहीं पढ़ता है वो, विज्ञान पढ़ता है वो, साइंस नहीं पढ़ता है वो, मतलब हिंदी में पढ़ रहा है। तो वो तो तब भी पढ़ रहा था वो, और आगे भी पढ़ेगा वो, ये ऑप्शन उसको अभी भी खुला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखा जाए तो अगर अंग्रेजी को कंपलसरी सब्जेक्ट जो है रखा गया हटा दे अगर हम, और अचानक से जब छठा क्लास में जाएगा और इंटर्नशिप में कोई लोग आएंगे बाहर से और वो उसको कोई चीज़ अंग्रेजी में समझाएंगे, एलोबरेट करेंगे, बाहर का कोई साइंटिस्ट आएगा, और छठा क्लास वाला वो बच्चा जो अभी छठा में गया है, पांचवा क्लास तक अंग्रेजी वो नहीं पढ़ रहा था, अंग्रेजी का ABC वो नहीं जान रहा था, नाम के लिए भी नहीं जान रहा था, और उसको वो बताना शुरू करेगा, वो बाहर का एक्सपर्ट, फ्रांस से आया हो, इंग्लैंड से आया हो, हार्वर्ड से आया हो, ऑक्सफोर्ड से आया हो, कई बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े दूसरे बड़े फॉरेन कंट्री से आया हो, वो उसको अंग्रेजी में चीज़ों को बताएगा, समझाएगा, तो क्या लगता है कि वो बच्चा जो पूरा पूरा बंगाली में पढ़ के आया था, पूरा पूरा तमिल में पढ़ के आया था, पूरी तरह से वो हिंदी में पढ़ के आया हुआ था, पूरी तरह से वो गुजराती में पढ़ के आया हुआ था, या कोई भी एक सब्जेक्ट में अपने मातृभाषा में पूरी तरह वो उर्दू में पढ़ के आया हुआ था, ठीक है, अभी हम उसको अचानक से अंग्रेजी में डाल दें कि अब अंग्रेजी में सारी चीज़ को समझ लो, समझ पाएगा वो? नहीं। वही मैम का क्लास का टाइम हो गया, चलो चलो हम क्लोज कर देंगे, बाकी डिस्कशन अगले दिन कर लेंगे। लैंग्वेज के ऊपर हम बात छोड़ के जा रहे हैं, करें, नेशनल लैंग्वेज। शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब